तो जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जेनेटिक मार्कर्स का मतलब ये हो गया कि जो पूरा जीनोम है उसमें अगर स्पेसिफिक लोकेशंस आइडेंटिफाई करनी हो या स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई करने हो जो उस जीनोम की आइडेंटिटी बता रहे हों, तो उन्हीं को हम मार्कर्स कहते हैं। अब जैसे हमने ये मार्कर चला दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हाईलाइट हो गया पोर्शन। तो इसी तरीके से जीनोम के किसी स्पेसिफिक पोर्शन को हाईलाइट करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके लिए ये जेनेटिक मार्कर्स यूज किए जाते हैं। तो हैं क्या बेसिकली जेनेटिक मार्कर्स? एलेलिक फॉर्म्स ऑफ जीन्स, यानी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हैं जीन्स की, वो मार्कर की तरह बिहेव कर सकते हैं। या दूसरे डीएनए सीक्वेंसेस, दूसरे डीएनए सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है वो जीन वाले पार्ट को या कोडिंग पार्ट को ना बिलोंग करते हों, लेकिन फिर भी उन डीएनए सीक्वेंसेस की जो कि नॉन कोडिंग रीजन में पाए जा रहे हैं उनकी कुछ खासियत हो, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में वो डिफरेंसेस कैरी कर रहे हों। तो इसलिए अगर वो भी उस पर्टिकुलर जीनोम को कोई आइडेंटिटी या पहचान दे रहे हैं तो वो डीएनए सीक्वेंसेस भी मार्कर की तरह ही कंसीडर किए जाएंगे। खास बात क्या होती है कि इनकी लोकेशन जो है वो स्पेसिफिक होती है जीनोम के अंदर। अब लोकेशन के बेसिस पे भी मार्कर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। दो कैटेगरीज है मार्कर्स को क्लासिफाई करने की, एक को हम कहते हैं क्लासिकल मार्कर्स और दूसरे को डीएनए मार्कर्स कहते हैं, ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी कहते हैं। क्लासिकल मार्कर्स की अगर हम बात करें तो इसमें फिर हमारे पास तीन टाइप के हैं: मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स, साइटोलॉजिकल मार्कर्स और बायोकेमिकल मार्कर्स। कई बार बायोकेमिकल और ये जो डीएनए मार्कर्स हैं इन दोनों को एक साथ ही मॉलिक्यूलर मार्कर्स कह दिया जाता है, लेकिन रिसेंटली जो टर्म मॉलिक्यूलर मार्कर है वो डीएनए मार्कर्स के तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो क्लासिकल मार्कर्स हैं हमारे पास तीनों टाइप के, मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल और बायोकेमिकल, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स तो बहुत आसान है, देख के हमको पता चल जाए कि क्या खासियत है उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की। जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था, फ्लावर कलर, सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, ये सारी चीज़ें जो है वो देख के ही विजुलाइज हो जाती हैं, पता चल जाता है। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम दो स्पीशीज़ को या एक ही स्पीशीज़ की अलग अलग वैरायटीज़ को। अब मॉर्फोलॉजिकल मार्कर जो हैं इनकी संख्या लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस हम देख नहीं सकते हैं। इसके अलावा ये जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं दे आर नॉट एसोसिएटेड विद इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रेट्स। इकोनॉमिक ट्रेट्स का मतलब ये है कि यील्ड या क्वालिटी, ये हम देख के नहीं पता कर सकते ना कि तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रिलेटिवली लेस हो जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब ये हो गया कि इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो डे टू डे यूसेज में वो कितनी है। और तीसरी बात मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स के बारे में ये है कि इनका एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इवन डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी ये वेरी कर सकते हैं, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। फिर बात आती है साइटोलॉजिकल मार्कर्स की, इसका भी काफ़ी इस्तेमाल होता रहा है। और साइटोलॉजिकल मार्कर्स मतलब क्या है? ये क्रोमोसोम के यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हैं उसको डिनोट करते हैं, उसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम में कोई स्पेसिफिक बैंड फॉर्म हो रहा हो, या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कुछ क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन पाया जाता है, तो वो क्रोमोसोम्स जो है बाकी क्रोमोसोम्स से अलग हो गए, तो इस तरह से उन क्रोमोसोम्स की पहचान हो जाती है। तो ये मार्कर की तरह एक्ट कर रहे हैं ये बैंड्स या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। और ये जो फीचर्स होते हैं क्रोमोसोम के शेप और स्ट्रक्चर में चेंजेस, जो फीचर्स हैं,
इनका इस्तेमाल भी किया जाता है मैपिंग के लिए या लिंकेज ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इन टेक्निक्स के लिए तो इनका साइटोलॉजिकल मार्कर्स का यूज़ होता है, लेकिन अब यूजेस भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं। अब जीन के लेवल पे हमको डिटेक्ट करना है तो उसमें ये उतना काम नहीं आते हैं। भाई बैंड या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देख के हम ये नहीं बता सकते ना कि जीन के लेवल पे क्या चल रहा है। फिर तीसरा जो क्लास है क्लासिकल मार्कर्स का, वो बायोकेमिकल मार्कर्स है हमारे पास। तो इसमें क्या है, इसमें जीन प्रोडक्ट्स, ऐसे जीन प्रोडक्ट्स मार्कर की तरह एक्ट करते हैं जिनका डिटेक्शन रिलेटिवली आसान होता है। और डिटेक्ट करने के लिए ऐसे जीन प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज़ कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक स्टेनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी आइडेंटिफाई हो जाता है। इसमें बायोकेमिकल मार्कर्स में हम आइसोजाइम्स, एलोजाइम्स, इनको भी इंक्लूड करते हैं। जाहिर सी बात है, स्लाइटली वेरिएंट रिएक्शंस जो है ये अलग अलग टाइप के एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जो बायोकेमिकल मार्कर्स हैं इनको हम प्रोटीन मार्कर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो है मेनली प्रोटीन केमिस्ट्री पे ही बेस्ड है, क्योंकि प्रोटीन में ही सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है, तो वहाँ पे गुंजाइश ज़्यादा रहती है अलग अलग स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने की। डिसएडवांटेज इनका क्या है, मेजर डिसएडवांटेज वो ये है कि लिमिटेड इन नंबर, इनकी संख्या लिमिटेड है। भाई प्रोटीन्स जितने आइडेंटिफाई हो रहे हैं उन्हीं के हिसाब से तो हम उसको मार्कर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब जीन और जीन का सीक्वेंस ये तो इनॉर्मस है, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस हो सकता है। तो उसके कंपैरिजन में, मतलब डीएनए मार्कर्स के कंपैरिजन में इनकी संख्या कम होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब बात करेंगे हम डीएनए मार्कर्स की। तो डीएनए मार्कर्स क्या है, अभी जैसा कि हमने बताया, पोजीशन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, यही डीएनए मार्कर की तरह एक्ट करते हैं। पूरे के पूरे जीनोम में इनकी पहचान की जा सकती है क्योंकि इनकी लोकेशन जो है वो स्पेसिफिक होती है। पहले तो किस क्रोमोसोम में ये मार्कर्स लोकेटेड हैं वो पता चल जाएगा, उस क्रोमोसोम में भी किस आर्म में है, पी आर्म, क्यू आर्म, और उसमें भी जिस भी आर्म में है उसमें स्पेसिफिक लोकेशन क्या है ये पहचानी जा सकती है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी खास बात यह है डीएनए मार्कर्स की कि ये जीनोमिक लेवल पे डिफरेंसेस को मतलब रिवील करते हैं अमंग इंडिविजुअल्स। तो अलग अलग इंडिविजुअल्स में जीनोम के लेवल पे क्या डिफरेंसेस हैं ये हम पहचान सकते हैं डीएनए मार्कर्स की हेल्प से। इनको मॉलिक्यूलर मार्कर्स कहते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। और ये ध्यान रखना है, जैसा हमने ऊपर भी बताया है भी, कि इनको नॉर्मल जीन की ही तरह हमेशा नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डीएनए मार्कर्स हैं जिनका कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, डू नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि वो नॉन कोडिंग रीजन में पाए जा रहे हैं। तो जीन्स भी हो सकते हैं, कोडिंग रीजन भी मार्कर की तरह एक्ट कर सकता है, और नॉन कोडिंग रीजन। और जाहिर सी बात है, अगर हम अपने ही जीनोम की बात करें तो 98% रीजन तो नॉन कोडिंग है, तो इसका मतलब कि उस इलाके में पाए जाने वाले डीएनए मार्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। अब अगर कोई डीएनए मार्कर है, आइडियल कंडीशन में उसके पास क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि उस पर्टिकुलर मार्कर का पॉलीमॉर्फिज्म बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म हाई लेवल का मतलब ये हो गया कि अलग अलग इंडिविजुअल्स में वो वैरी करना चाहिए, तभी तो वो अलग अलग इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो अब चूंकि कोडिंग या नॉन कोडिंग जो भी हम जीन को ही अगर लेके चलें, तो जीन का जो रीजन होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और हर एक न्यूक्लियोटाइड पोजीशन पे हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ATGC कुछ भी इनकॉर्पोरेट हो सकता है। तो इस हिसाब से वैरायटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है। तो अगर कोई इलाका डीएनए मार्कर की तरह इस्तेमाल हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दैट शुड बी हाईली पॉलीमॉर्फिक। इसके बाद इन डीएनए मार्कर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन होना चाहिए अक्रॉस होल जीनोम। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक एकदम रेस्ट्रिक्टेड साइट ऑफ द जीनोम में, या ऐसे कह दें कि सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1 पे ही पाए जा रहे हैं, बाकी क्रोमोसोम में उनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो वो अच्छी बात नहीं होगी किसी इलाके को मार्कर की तरह एक्ट करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन इवन होना चाहिए क्रॉस द जीनोम।
तीसरा जो क्राइटेरिया है कि कोडोमिनेंट होने चाहिए एक्सप्रेशन में। अब कोडोमिनेंट क्यों होने चाहिए, अभी हम मार्कर्स के टाइप देखेंगे, कोडोमिनेंट और डोमिनेंट। तो उसमें हम देखेंगे कि कोडोमिनेंट मार्कर्स जो होते हैं जनरली वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं हमको एज कंपेयर टू डोमिनेंट मार्कर्स। तो आइडियल कंडीशन में तो वो मार्कर कोडोमिनेंट ही होने चाहिए। इसके बाद दे शुड हैव लिंकेज टू डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स। लिंकेज टू डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स का मतलब ये है कि अगर हम इनहेरिटेंस पैटर्न उनका देखना चाह रहे हैं उन पर्टिकुलर मार्कर्स का, तो जो पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए कोड कर रहे हैं अगर कोडिंग रीजन में है, तो उस पर्टिकुलर फिनोटाइप का इनहेरिटेंस भी अगली जनरेशन में वो रिवील करें और उस फिनोटाइप में कोई चेंज ना आए। वो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप जो है वो लिंक्ड कंडीशन में ही नेक्स्ट जनरेशन्स में पास ऑन हो, ताकि जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसको भी रिकग्नाइज किया जा सके। तो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स में लिंकेज भी इनको शो करना चाहिए आइडियल कंडीशन में। जीनोम स्पेसिफिक होने चाहिए नेचर में, तो जाहिर सी बात है किसी पर्टिकुलर जीनोम के लिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए, दूसरे जीनोम में वो चेंज होने चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म, तभी वो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स या अलग अलग स्पीशीज के जीनोम को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिप्रोड्यूसिबिलिटी हाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें वो कुछ किसी और तरीके से रिवील हो रहा है, दूसरा कर रहे हैं तो उसमें अलग तरीके से। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी जितनी बार हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें उतनी बार रिलायबल हैं और उसी लोकेशन पे और उसी टेक्निक से वो पता चलें। अब टाइप्स की बात करें हम, तो डीएनए मार्कर के फिर अब टाइप्स की बात कर रहे हैं। अभी तो हम मार्कर का ऊपर देखे हैं, क्लासिकल और डीएनए बेस्ड, और ये अब डीएनए मार्कर्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो इनका भी क्लासिफिकेशन कुछ चीज़ों पे बेस्ड है, जैसे कि मेथड ऑफ डिटेक्शन, किस तरीके से हम इन मार्कर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी क्लासीफाई किए गए हैं। दो टाइप में, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड और पीसीआर बेस्ड। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड में हमारे पास आरएफएलपी का एग्जांपल है, पीसीआर बेस्ड में आरएपीटी का। अभी इन दोनों टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। ये है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और ये रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो ये दोनों अलग अलग तरीके अडॉप्ट करते हैं हम, तो उससे क्या बेनिफिट होता है ये देख लेंगे हम। हाइब्रिडाइजेशन वाला तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे सदर्न ब्लॉटिंग उसका टिपिकल एग्जांपल है। तो लेबल्ड प्रोब जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बाइंड करता है और उस इलाके को या उस डीएनए को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। पीसीआर बेस्ड जो डीएनए मार्कर्स होते हैं, इन मार्कर्स की खासियत ये होती है कि जिस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस का हम एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं उसमें अगर पॉलीमॉर्फिज्म है तो उसको आइडेंटिफाई कराने में ये हेल्प करते हैं। तो और पॉलीमॉर्फिज्म भी अगर उन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस पे स्पेसिफिक लोकेशंस पे हो रही होगी जीनोम में, भाई जाहिर सी बात है मार्कर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पाया जाएगा और उस लोकेशन पे अगर पॉलीमॉर्फिज्म हो रही होगी तो स्पेसिफिक प्राइमर का इस्तेमाल करके या कुछ टेक्निक्स में रैंडम प्राइमर्स का भी इस्तेमाल करके उन पर्टिकुलर पॉलीमॉर्फिक साइट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। टेक्निक्स में हम उसको देख लेंगे कैसे किया जाता है। अब पीसीआर बेस्ड हैं तो जाहिर सी बात है इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन होगा डीएनए सीक्वेंस का, और प्राइमर जो जैसा कि हमने अभी बताया था स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर हो सकते हैं, या आर्बिट्रेरीली चूजन प्राइमर्स भी हो सकते हैं, रैंडम प्राइमर्स भी हो सकते हैं। दोनों टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अब ये जो पीसीआर बेस्ड मार्कर्स होते हैं तो इनको फिर से दो कैटेगरीज में सब डिवाइड कर दिया गया है उसी बेसिस पे कि किस तरीके का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आर्बिट्ररली चूजन प्राइमर या जिसको हम सीक्वेंस नॉन स्पेसिफिक प्राइमर कह दें, अगर इसका इस्तेमाल करके हम डीएनए बेस्ड मार्कर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो पहली कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे आरएपीडी, एएफएलपी इसका एग्जाम्पल है। अगर हम उस पर्टिकुलर डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस पता है हमको और उसके हिसाब से प्राइमर डिज़ाइन करके और फिर डिटेक्शन कर रहे हैं प्राइमर का, तो उसकी भी टेक्निक्स हमारे पास हैं, एसएसएलपी, एसएनपीज,
तो ये टेक्निक्स हम लोग देखेंगे भी। तो ये था पहला क्राइटेरिया, यानी कि मेथड ऑफ डिटेक्शन के बेसिस पे डीएनए मार्कर्स दो टाइप के हो सकते हैं। फिर नेचर ऑफ वेरिएशन, इसके बेसिस पे भी डीएनए मार्कर्स डिवाइड किए गए हैं। अब नेचर ऑफ वेरिएशन में क्या क्या वेरी कर सकता है? सीक्वेंस वेरिएशन, यानी कि जो पर्टिकुलर डीएनए हम एज मार्कर यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके सीक्वेंस में वेरिएशन है तो उसके लिए अलग टेक्निक है हमारे पास, RFLP। अगर उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस का जो लेंथ है वो वेरी कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास दूसरी टेक्निक है, SSR। तो इस तरीके से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो किसी एक इंडिविजुअल में सीक्वेंस अगर कुछ और है, किसी दूसरे में दूसरा सीक्वेंस है, तो उन दोनों इंडिविजुअल्स को RFLP टेक्निक से कंपेयर किया जा सकता है। सिमिलरली अगर उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस का लेंथ किसी एक इंडिविजुअल या स्पीशीज में कम है, दूसरे में ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास SSR टेक्निक है। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है मोड ऑफ इनहेरिटेंस, कैसे इनहेरिट हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जा रहे हैं ये मार्कर्स। मार्कर्स मतलब भाई एलील्स स्पेसिफिक लोकेशंस पे जो पाई जा रही हैं या दूसरे डीएनए सीक्वेंसेस। दो मोड ऑफ इनहेरिटेंस इनका हो सकता है। एक तो कोडोमिनेंट, इसका मतलब ये है कि दोनों ही पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में पहुंचेंगे। डोमिनेंट का मतलब ये है कि किसी एक पेरेंट से ही जो कॉपी जाएगी वो एक्सप्रेस होगी ऑफ स्प्रिंग में। तो कोडोमिनेंट मार्कर्स में हमारे पास फिर से RFLP का एग्जाम्पल है, डोमिनेंट मार्कर्स में RAPD का एग्जाम्पल। तो अब ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब क्राइटेरिया हमने अलग अलग कर दिया तो सेम टाइप के मार्कर्स उन क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं, और वैसा ही हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल्स में। अब जरा कोडोमिनेंट और डोमिनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो डीएनए मार्कर्स हैं, या इनको हम मार्कर एलील्स भी कह देते हैं टिपिकल सेंस में, तो डीएनए मार्कर्स जो है वो कोडोमिनेंट भी हो सकते हैं या डोमिनेंट भी हो सकते हैं। किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया है इसका? क्राइटेरिया ये है कि क्या ये पर्टिकुलर डीएनए मार्कर होमोजाइगोट्स और हेटेरोजाइगोट्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है या नहीं। अब नॉर्मली हम क्या देखते हैं, अगर ये जीनोटाइप है तो ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है ना। सिमिलरली ये वाला हेट्रोजाइगस। अब इसमें डोमिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, हेट्रोजाइगस है तो इसका मतलब कि अब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील हो गई। जनरली जब हम डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप देखते हैं तो उसमें चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो चाहे हेट्रोजाइगस हो, दोनों ही कंडीशन में सेम फिनोटाइप मिलता है। जैसे मेंडल का जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते थे तो उसमें 3:1 रेशियो मिलता था, याद होगा, 3:1 रेशियो, 3 टॉल 1 डॉर्फ। लेकिन जब उसका जीनोटिपिक रेशियो हम निकालते थे तो 1:2:1 निकल के आता था, जिसमें एक होमोजाइगस डोमिनेंट था, 2 हेट्रोजाइगोट्स थे और तीसरा जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव हुआ करता था। तो किसी पर्टिकुलर डीएनए मार्कर में अगर ये एबिलिटी है कि वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को अलग अलग शो कर दे, दिखा दे, उसके बेसिस पे कोडोमिनेंट और डोमिनेंट जो है वो में डिवाइड किया गया है। तो ये कैपेबिलिटी किसके पास होती है? कोडोमिनेंट मार्कर्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश हेटेरोजाइगोट्स फ्रॉम होमोजाइगोट्स। आइदर होमोजाइगोट का मतलब ये हो गया चाहे होमोजाइगस रेसेसिव हो चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखनी है आपको। कोडोमिनेंट मार्कर्स जो है वो होमोजाइगोट और हेटेरोजाइगोट इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और क्राइटेरिया क्या है या तरीका क्या है? साइज में जो डिफरेंस है, साइज में डिफरेंस मतलब किसके साइज में डिफरेंस? जो पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट मार्कर की तरह यूज हो रहा है उसके साइज में डिफरेंसेस की हेल्प से हम कोडोमिनेंट मार्कर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करते भी देखेंगे। और इनमें खासियत क्या होती है कि कई एलील्स जो है वो हो सकती हैं, यानी कि ऐसे मार्कर्स में बहुत सारे
वेरिएशंस पॉसिबल हैं, इसीलिए बहुत डिफरेंट टाइप्स की एलील्स हो सकती हैं। एलील तो हम तब कहेंगे जब वो मार्कर कोडिंग रीजन में हो, और नहीं होगा तो फिर हम वेरिएशन कह देंगे, वेरिएंट्स कह देंगे। डोमिनेंट मार्कर्स की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट मार्कर्स किसी इंडिविजुअल में या तो प्रेजेंट हो सकते हैं या एब्सेंट हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे ना, ये 3:1 का रेशियो से अगर आप समझने की कोशिश करें तो 3 प्लांट्स में ये प्रेजेंट है और एक में एब्सेंट है। सिंपल सी बात, डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप। तो मार्कर प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोडोमिनेंट मार्कर्स के केस में क्या है, यहाँ पे प्रेजेंस एब्सेंस तो जो है वो तो देखी जाएगी, वो अलग बात है। एक्सप्रेशन लेवल कितना आ रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस का आप ब्लड ग्रुप जो इनहेरिटेंस होता है वो भी एक एग्जांपल होता ही है। वहाँ पे अगर दोनों एलील्स मौजूद हैं तो इसका मतलब कि दोनों ही टाइप की जीन्स जो है वो एक्सप्रेस करेंगी, तो ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी निकल के आएगा। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे अगर दोनों टाइप के एलील्स यानी कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों अवेलेबल हैं तो दोनों ही एलील्स जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैंड के फॉर्म में अपीयर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएंट्स ज़्यादा हैं तो कई एलील्स पॉसिबल हैं कोडोमिनेंट में, लेकिन डोमिनेंट मार्कर्स में सिर्फ 2 एलील्स हो सकती हैं, या तो डोमिनेंट एलील होगी या फिर रिसेसिव एलील होगी, बस। कोडोमिनेंट में वैसे भी हम देखे थे ना, मल्टीपल एलिलिज्म का भी तो एग्जाम्पल होता है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। IA IB और IO 3 एलील्स तो वहीं दिख जाती हैं। तो यहाँ पे कई एलील्स हो सकती हैं और यहाँ सिर्फ 2 एलील्स होंगी। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। पहला जो ये वाला डायग्राम है ये कोडोमिनेंट का डायग्राम है, और ये जो सेकंड डायग्राम है वो डोमिनेंट मार्कर का डायग्राम है। अब इसमें समझिए, P1 का मतलब ये हो गया कि पेरेंट 1, P2 पेरेंट 2 है और F1 जो है वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर DNA सीक्वेंस जो है वो मार्कर की तरह एक्ट कर रहा है, और किस टेक्निक का, जैसे RFLP जो है वो कोडोमिनेंट मार्कर है, उसका इस्तेमाल करके उसमें करते क्या, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं तो हमको अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं। अब उन फ्रैगमेंट्स को जब जेल में रन करते हैं तो P1 जनरेशन में हमको अगर सिंगल बैंड मिल रहा है, और ऐसे ही क्रॉस तो ऐसे ही कराते थे ना, जाइगोट जो पेरेंट होते थे और इनका जब आपस में क्रॉस होता था तो हमको जाइगस प्रोजेनी जो है वो मिलती थी। जाहिर सी बात है पहली जनरेशन में तो यही मिलते थे, F2 जनरेशन में फिर 3:1 रेशियो निकल के आता था अगर ऐसे करते हैं तो। अब देखिए, तो यहाँ पे हमको सिंगल बैंड मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने भी ये जो DNA सीक्वेंस है इसमें यही सिंगल टाइप की एलील मौजूद है, विच इज़ अ डोमिनेंट एलील। P2 में हमको बैंड जो है वो दूसरी लोकेशन पे मिल रहा है, इसका मतलब, और चूंकि एक ही बैंड मिल रहा है इसका मतलब यहाँ भी एक ही टाइप की एलील मौजूद है, बोथ आर स्मॉल ए। F1 में हमको 2 बैंड्स अपीयर होते हैं, 2 बैंड्स नजर आते हैं, और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे दोनों टाइप की एलील्स जो है वो मौजूद हैं। जब हमको सिंगल बैंड मिल रहा है तो हम अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है। जब हमको 2 बैंड्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे हम जान जाते हैं कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इसका मतलब ये जो होमोजाइगोट्स हैं इनको हेट्रोजाइगोट से डिमार्केट कर सकती है, ये कोडोमिनेंट मार्कर्स जो होते हैं ये करा सकते हैं। डोमिनेंट के केस में क्या होगा, डोमिनेंट मार्कर्स के केस में जहां पे डोमिनेंट एलील होगी वहां तो हमको बैंड मिल जाएगा। यहाँ 2 डोमिनेंट एलील है तो बैंड मिल रहा है हमको। यहाँ कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो कोई भी बैंड हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कम से कम एक डोमिनेंट एलील तो है, तो यहाँ पे फिर से। लेकिन अब इन दोनों में हम ये नहीं इस बैंड को देख के बता सकते हैं
कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन कहाँ पे है। सिंगल सिंगल बैंड मिल रहे हैं, यहाँ तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो बैंड्स मिल गए, साफ साफ हमको पता चल गया दो अलग अलग टाइप के एलील्स हैं, तो हेट्रोजाइगोट है। तो इसलिए जो कोडोमिनेंट मार्कर्स हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, स्पेशली प्लांट ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए मार्कर्स के टाइप। अब हम जरा एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। जैसे RFLP हमने बताया था, तो RFLP का फुल फॉर्म क्या है? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसे समझ लेना है इसमें कि जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स तैयार होंगे, जो मार्कर की तरह एक्ट करेंगे, उनकी लेंथ अलग अलग होगी अलग अलग इंडिविजुअल्स में। तो लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है। मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है ये। सबसे पहले 1975 में इस्तेमाल की गई थी जेनेटिक मैपिंग के लिए। ठीक है, अब ये RFLPs या रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स जो हैं उनकी लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म क्यों अराइज हो रही है? कि इसलिए अराइज हो रही पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक इंडिविजुअल में जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट का लेंथ है वो छोटा होगा, दूसरे में बड़ा होगा। अब जैसे यहाँ ऊपर ही आप देख लें तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये जो कैपिटल है इसमें रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट का जो, अगर RFLP का ही ये मान लें हम, तो यहाँ जो फ्रैगमेंट है उसकी साइज़ क्या है? बड़ी है, तभी ये नीचे तक नहीं मूव कर पाया। यहाँ पे साइज़ छोटी है तो नीचे मूव कर गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अलग अलग इंडिविजुअल्स में या सेम इंडिविजुअल में अलग अलग एलील्स में ऐसा डिफरेंस आ रहा है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशन वो पॉइंट म्यूटेशन यानी डिलीशन, इंसर्शन या सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है? रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो है वो क्रिएट भी हो सकती हैं या पहले से मौजूद रेस्ट्रिक्शन साइट खत्म भी हो सकती है। भाई 6 बेस पेयर या 4 बेस पेयर की रेस्ट्रिक्शन साइट है, किसी एक पर्टिकुलर साइट पे म्यूटेशन अगर हो गया तो हो सकता है वो हो क्या सकता है, वो रेस्ट्रिक्शन साइट फिर वो रही नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा तो वो खत्म हो गई। या हो सकता है कि ऐसा कोई सीक्वेंस रहा हो जहाँ पे 3 तो रेस्ट्रिक्शन साइट जैसे रहे हो लेकिन चौथा ना रहा हो और उसी चौथे पे म्यूटेशन हो गया और नई रेस्ट्रिक्शन साइट बन गई हो। तो म्यूटेशंस की वजह से नई रेस्ट्रिक्शन साइट्स बन सकती हैं या पुरानी खत्म हो सकती है, और इसी की वजह से इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस आते हैं उन पर्टिकुलर लोकेशंस पे। किस चीज़ में वेरिएशन आते हैं? अगर रेस्ट्रिक्शन साइट क्रिएट हो गई तो यानी कि अब जो DNA का सेगमेंट है हमको वो छोटा छोटा मिलेगा। भाई नई रेस्ट्रिक्शन साइट अगर बन गई तो उस जगह पे कट कर देगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो छोटे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। पुरानी रेस्ट्रिक्शन साइट अगर गायब हो गई तो जहाँ पहले हमको छोटे फ्रेगमेंट्स मिलते थे अब नए फ्रेगमेंट, बड़े फ्रेगमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये वेरिएशन आ जाएगा लेंथ में रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की। और उनकी लोकेशन हमको मालूम है कि हम उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही बात कर रहे हैं, वहाँ म्यूटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर वही स्टेटमेंट आती है कि अब म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है? लॉस या गेन या रीलोकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स, यानी कि एक जगह से हट के दूसरी जगह पे नई रेस्ट्रिक्शन साइट आ गई। तो अगर सिंगल बेस चेंज भी हो रहा है रेस्ट्रिक्शन साइट में तो उसको जेनेटिक मार्कर की हेल्प से आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो म्यूटेटेड साइट है अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको क्लीव नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे रेस्ट्रिक्शन साइट खत्म हो गई। एक बेस में भी अगर चेंज हो रहा होगा तो ऐसे दो अलग अलग क्रोमोसोम्स जो इन म्यूटेशंस की वजह से डिफर कर रहे हैं उनको हम RFLP टेक्निक से डिटेक्ट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और ये पॉलीमॉर्फिज्म क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि जो क्लीवेज साइट है वो दो DNA मॉलिक्यूल्स या दो क्रोमोसोम्स में से किसी एक में ही मौजूद होगी। दोनों में मौजूद होगी तब तो सेम हो गया, तब तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहेंगे। ठीक, तो इसलिए ये जो म्यूटेशंस हैं जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म को क्रिएट कर रहे हैं उनको हम जेनेटिक मार्कर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं।
और जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर एग्जांपल भी दिया था, फिर से लिख दिया कि आरएफएलपी मार्कर्स जो होते हैं वो कोडोमिनेंटली इनहेरिटेड होते हैं। और फिर और ख़ास बात यह है कि दे आर हाईली रिप्रोड्यूसिबल। जितनी बार हम उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे उतनी बार हमको सिमिलर फ्रेगमेंट्स ही देखने के लिए मिलेंगे। अब समझते हैं ज़रा टेक्निक को। यहाँ पे देखिए, एक सैंपल जो हमारे पास है उसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, तो वाइल्ड टाइप सैंपल है, इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है। लेकिन अब इस साइट में म्यूटेशन हो गया। दूसरे सैंपल की अगर हम बात करें, म्यूटेंट रेस्ट्रिक्शन साइट हो गई, यहाँ ए था, यहाँ ए की जगह सी आ गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे सी आया तो अब ये एंजाइम के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं की जाएगी ये साइट। तो यहाँ पे जब हम ट्रीटमेंट करेंगे ई को R1 से, तब तो ये फ्रेगमेंट हमको दो मिल जाएंगे, अलग अलग 2 फ्रेगमेंट्स। लेकिन यहाँ पे जब ट्रीटमेंट ई को R1 से करेंगे तो अभी रेस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, तो कोई क्लीवेज नहीं होगा। और नहीं होगा तो इसका मतलब एक ही सिंगल फ्रेगमेंट ये पूरा का पूरा बना रहेगा, तो 1 फ्रेगमेंट। अब जब हम जेल रन करेंगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ 2 फ्रेगमेंट्स हैं तो 2 बैंड्स हमको मिलेंगे, यहाँ सिंगल फ्रेगमेंट है तो सिंगल बैंड मिलेगा। देख लेते हैं जेल। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने रन की, तो सैंपल 1 में हमको ये 2 बैंड्स मिल गए, सैंपल 2 में हमको सिंगल बैंड मिला। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म अपीयर हो गई है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। तो आसानी से हम रेडिली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का वो कोई जीन है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे म्यूटेशन हुआ। जब म्यूटेशन हुआ तो इसका मतलब इस जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म क्रिएट हो गया, यानी एलील क्रिएट हो गई। नहीं, जैसे ही एलील क्रिएट हुई, और चूंकि अब हो सकता है ये जो एलील बन रही है ये म्यूटेशन उस जीन के फंक्शनैलिटी को कम कर दे रहा हो या पूरी तरह से ख़त्म कर दे रहा हो, यानी कि ये पहले डोमिनेंट रही और अब ये क्या हो गया, ये रिसेसिव में तब्दील हो गई। तो एलेलिक डिफरेंसेस भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको कोडोमिनेंट और डोमिनेंट वाले कंडीशन में। तो प्रोसीजर क्या हम अपनाते हैं आरएफएलपी में, जाहिर सी बात है पहला स्टेप क्या होता है, डीएनए का डाइजेशन करते हैं। एक या एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से हमको नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स भी अलग अलग मिलेंगे। फिर उन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स को नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग यूज़ करके। और फाइनली जो इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स हैं उनको डिटेक्ट कर लेंगे, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे किससे, लेबल्ड प्रोब से, ताकि पहचान में आ जाए कि कहाँ कहाँ पे है सेगमेंट। बस सिंपल सी बात है। फिर ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पे हमको बैंड्स दिखेंगे। तो ये हो गया आरएफएलपी। अब बात करते हैं आरएपीडी की। आरएपीडी क्या है, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। फिर से देखिए, पॉलीमॉर्फिक डीएनए यानी वेरी कर रहा है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या स्पीशीज टू स्पीशीज। ये क्या है, पीसीआर का ही एक मॉडिफिकेशन है। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि जिन डीएनए सेगमेंट्स का एम्प्लीफिकेशन करना है वो रैंडम सीक्वेंसेस हैं। रैंडम सीक्वेंस का मतलब कि उन सीक्वेंस की पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्या सीक्वेंस है ये हमको मालूम नहीं है। अब जब सीक्वेंस डीएनए का नहीं मालूम है तो प्राइमर डिजाइन नहीं कर सकते हम। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, आर्बिट्रेरली प्राइम्ड पीसीआर बेस्ड टेक्निक है, यानी कि आर्बिट्रेरी या रैंडम प्राइमर चूज करते हैं, कहीं भी जाके जुड़ जाए। सैंपल अलग अलग होंगे लेकिन प्राइमर्स हम वही वाले यूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है किसी सैंपल में जुड़ेगा, किसी में नहीं जुड़ेगा, यानी किसी सैंपल का एम्प्लीफिकेशन वो कर देगा, किसी का नहीं करेगा। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अलग अलग स्पीशीज़ को। अगर दो, मान लीजिए 4 सैंपल हैं हमारे पास, 4 में से 3 में एम्प्लीफिकेशन हमको शो हो रहा हो, चौथे में ना शो हो रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो 3 सैंपल हैं वो कहीं ना कहीं एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स से आए हैं, चौथा कहीं और से आ रहा है। तो यही सब तो पता लगाना रहता है इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके।
तो अब इस टेक्निक में करते क्या है, बहुत सारे आर्बिट्रेरी और शॉर्ट प्राइमर्स इस्तेमाल करते हैं, 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड। बहुत लॉन्ग प्राइमर्स अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो हाइब्रिडाइज ही नहीं करेगा। भाई कॉम्प्लीमेंट्रिटी होनी तो चाहिए, थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए, तभी तो प्राइमर जुड़ेगा और एम्प्लीफिकेशन होगा। तो इसलिए शॉर्ट प्राइमर यूज़ करते हैं ताकि एनीलिंग हो सके प्राइमर की। और लार्ज टेम्पलेट जीनोमिक डीएनए का यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लार्ज टेम्पलेट क्यों यूज़ करते हैं? लार्ज टेम्पलेट यूज़ करने से फ़ायदा ये है कि इस शॉर्ट प्राइमर को कहीं ना कहीं लगभग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाए। छोटा छोटा डीएनए सीक्वेंस यूज़ करेंगे तो इस प्राइमर के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलने की संभावना भी कम रहेगी। तो इसलिए लार्ज टेम्पलेट यूज़ करते हैं जीनोमिक डीएनए का। तो इस वजह से ये बड़ी बेनिफिशियल टेक्निक है और इसको अक्रॉस स्पीशीज इस्तेमाल किया जा सकता है यूजिंग यूनिवर्सल प्राइमर्स। यूनिवर्सल प्राइमर्स मतलब इसी तरीके से डिज़ाइनिंग प्रोटोकॉल उनका होता है कि वो मैक्सिमम या मेजॉरिटी नंबर ऑफ डीएनए सेगमेंट से एनील कर सकें, तो उसको यूनिवर्सल प्राइमर कह देते हैं। अच्छा, अब इस टेक्निक की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जाहिर सी बात है, हम एक सैंपल ले रहे हैं डीएनए का, तो उसमें वो प्राइमर कहाँ बाइंड करेगा और दूसरे में कहाँ बाइंड करेगा, ये चीज़ तो हम पता नहीं लगा सकते विद श्योरिटी। वो रैंडम नाम ही जब इसका है। दूसरा ये है कि इसका डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है। इसका मतलब कि ये हेट्रोजाइगोट होमोजाइगोट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये भी लिमिटेशन है। लेकिन हाँ, स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज़ जरूर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए करते क्या है, यहाँ पे एक वैरायटी है हमारे पास, कोई वैरायटी है, सपोज करिए प्लांट की कोई वैरायटी होगी, वैरायटी ए जिसको कह रहे हैं। इसमें हमने 4 रैंडम प्राइमर्स यूज़ कर लिए। प्राइमर नंबर 1 2 3 4 डिपिक्शन के लिए है, और ये हमारा टारगेट डीएनए है जिसके एम्प्लीफिकेशन को हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि ये चारों प्राइमर्स जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जुड़ गए, यानी कि एक तो फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में 1 2, सिमिलरली फॉरवर्ड रिवर्स 3 4, और इन दोनों प्राइमर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कम ही रही, इतनी ही रही कि हाँ, जितने टाइम में ये एम्पलीफाई करेगा उतने टाइम में ये दूसरे स्ट्रैंड को एम्पलीफाई करेगा। तो पीसीआर साइकिल कंप्लीट होते होते इतने सेगमेंट का एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ प्राइमर 1 और 2 की हेल्प से एम्पलीफिकेशन हो गया, हमको प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ 3 और 4 की हेल्प से मिल गया, हमको दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। ठीक, ये हो गया, ये काम हो गया वैरायटी ए में, हमको दोनों प्रोडक्ट्स मिल गए। इन्हीं प्राइमर्स का यूज हम कर रहे हैं अब अगले केस में, यानी कि वैरायटी बी में। अब वैरायटी बी में क्या हुआ, प्राइमर 1 प्राइमर 2 ये जुड़ गए, प्राइमर 3 भी जुड़ गया, लेकिन फोर्थ प्राइमर नहीं जुड़ा, क्योंकि इस इलाके में जहां पे प्राइमर को जुड़ना था वहां पे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, डीएनए के सीक्वेंस में कुछ वेरिएशन, इसीलिए दूसरी वैरायटी है। तो ये प्राइमर जब नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, अब इस सेगमेंट का एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा, रैंडम एम्पलीफिकेशन ही कर रहे हैं। इस सेगमेंट का हो गया, अब यहाँ पे हमको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि सिंगल एम्पलीफाइड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे तो हमको यहाँ पे एक बैंड मिलेगा, यहाँ पे हमको 2 बैंड्स मिलेंगे। तो हम साफ साफ गेस कर सकते हैं कि हाँ भैया, ये और ये दोनों जो हैं वो अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो कम से कम इतना तो पता चल सकता है। बाकी ये वही डिटेल लिखा हुआ है जो हमने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो RAPD का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है AFLP, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बारे में डिटेल हमने टूल्स टेक्निक्स वाले में पढ़ा है, उसका वीडियो भी शेयर है, आप PDF भी है, उसको आप देख लीजिएगा। AFLP बेसिकली करते क्यों है, अभी जो हमने RAPD टेक्निक बताई उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी वाला और डोमिनेंट नेचर वाला, इन लिमिटेशंस को ख़त्म करने का जो है काम, खैर वो तो नेचर नहीं ख़त्म होता है, डोमिनेंट को डोमिनेंट नहीं बदल जाएगा, दोनों ही डोमिनेंट हैं RAPD और AFLP। लेकिन हाँ, रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है, यहाँ पे तो इंटरमीडिएट ही है। तो ये आप कंपैरेटिव एक बार इसको देख सकते हैं, और ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि RFLP को डोमिनेंट है, RAPD डोमिनेंट है, AFLP भी डोमिनेंट है।
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है मेन। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले टाइप ऑफ मार्कर की, जिसको हम कहते हैं SSLPs, यानी कि सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये क्या होता है? SSLPs जो होते हैं वो क्या है? रिपीट सीक्वेंसेस हैं। रिपीट सीक्वेंसेस का पूरा चंक या एरे जिसको हम कहते हैं, यानी कि लगातार जब रिपीट होता है और उस कलेक्शन को एरे कहते हैं। ये जो रिपीट सीक्वेंसेस हैं ये कितनी बार रिपीट होंगे उसी के हिसाब से इन SSLPs की लेंथ में वेरिएशन होगा। रिपीट्स कम हो रहे हैं, लेंथ छोटी होगी, रिपीट्स की संख्या ज़्यादा है, लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो अलग अलग जो एलील्स हैं उनमें अलग नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स मौजूद होती हैं, और यही वेरिएशन का कारण है, पॉलीमॉर्फिज्म का कारण है। तो जो SSLPs हैं अब कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के। मिनी सैटेलाइट कहते हैं एक को, और दूसरे को माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग जब पढ़ाएंगे तो उसमें मिनी सैटेलाइट का जिक्र फिर से आएगा। मिनी सैटेलाइट्स को हम VNTRs भी कहते हैं, यानी वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स कहते हैं। इनमें जो रिपीट यूनिट्स होती हैं उनकी लेंथ कितनी होती है? 25 बेस पेयर, यानी कि हर एक रिपीट यूनिट 25 बेस पेयर लंबा होता है। और ये रिपीट यूनिट्स कई बार रिपीट हो सकती हैं, और अलग अलग इंडिविजुअल्स में नंबर ऑफ रिपीट्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। और इसी की वजह से एलील्स बहुत ज़्यादा हैं इसकी, भाई जितनी बार रिपीट हो रही है और अलग अलग संख्या में रिपीट हो रही है तो अलग अलग एलील्स फॉर्म करेगी। और इसी वजह से हेटेरोजाइगोसिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जितनी ज़्यादा एलील्स होंगी उतना हेटेरोजाइगस होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जीनोम में इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनका। इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि सर्टेन स्पेसिफिक क्रोमोसोमल लोकेशंस पे ज़्यादा पाए जाएंगे, दूसरे क्रोमोसोमल लोकेशंस पे बहुत कम पाए जाएंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। अब बात करेंगे माइक्रो सैटेलाइट्स की। तो माइक्रो, मिनी छोटा है, माइक्रो बहुत छोटा है। माइक्रो सैटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं? STRPs या शॉर्ट टैंडम रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म, STRPs, या इसी को हम STR भी कह देते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, या इसको SSR भी कह देते हैं, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। तो सभी नाम याद रखने हैं आपको, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है, सेक्शन बी में खासकर। रिपीट यूनिट्स जो है यहाँ पे छोटी है, 2 से 6 बेस पेयर लॉन्ग, जबकि यहाँ 25 बेस पेयर लॉन्ग हमको दिख रही थी मिनी सैटेलाइट में। अब माइक्रो सैटेलाइट्स जो हैं इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये जान लीजिए। हाइपर वेरिएबिलिटी, मतलब यह है कि डिस्पाइट बीइंग 2 to 6 बेस पेयर लॉन्ग, रिपीट यूनिट्स की संख्या बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है, कहीं 100 तो कहीं 1000, इस तरीके से। तो हाइपर वेरिएबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर, अब यहाँ पे क्या है कि 25 बेस पेयर के सेम रिपीट्स होने की संभावना कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है, एक आध सीक्वेंस में वेरिएशन आ सकता है। यहाँ चूंकि ओवरऑल लेंथ रिपीट यूनिट्स की कम है, तो इस 2 से 6 बेस पेयर के बीच में कोई चेंज आने की संभावना कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दिस 25 बेस पेयर लॉन्ग रिपीट यूनिट्स। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसी वजह से इनकी ज़्यादा होती है। कोडोमिनेंट नेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेंगे। और कोडोमिनेंट नेचर का मतलब ये हो गया कि, ध्यान दीजिए, कोडोमिनेंट का मतलब ये है कि आपसे कोई भी नाम यहाँ पे पूछे, चाहे वो STRP पूछ रहा है, चाहे STR पूछ रहा है, SSR नाम पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों के केस में आप क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए। अगले जो खास बात इसका है, लोकस स्पेसिफिसिटी, यानी कि उसी स्पेसिफिक लोकस में पाए जाएंगे, अलग अलग इंडिविजुअल्स में लोकस चेंज नहीं होता, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और जीनोम वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनका रैंडम होता है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कहें हम, या कह सकते हैं मोर और लेस इवन होता है।
तो रैंडमली पाए जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की हाई होती है एज कंपेयर टू दीज मिनी सैटेलाइट्स। फ़ायदा क्या है कि इनको पीसीआर से आसानी से एनालाइज किया जा सकता है, क्योंकि रिपीट यूनिट के बेसिस पे हमको फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे पेज से, ठीक। लेकिन फिर थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमको जो टारगेट डीएनए है उसकी प्रियोर नॉलेज, सीक्वेंस की प्रियोर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम प्राइमर डिज़ाइन कर सकें। इनका इस्तेमाल जो है वो 90s से हो रहा है, लिंकेज मैप बनाने के लिए, क्यूटीएल मैपिंग करने के लिए, या मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। ये टेक्निक हम बताएं। क्यूटीएल मैपिंग हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लिंकेज मैप बता चुके हैं, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हम बताएंगे। और जर्म प्लाज्म एनालिसिस अगर प्लांट्स में करना है तो उसके लिए भी, ये भी थोड़ा बहुत इसका हिंट हम देंगे आपको जब प्लांट टिश्यू कल्चर बताएंगे। तो अब देखिए इसमें करते क्या है SSLPs में, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये पहला सैंपल हमारे पास है, तो इसमें क्या है, रिपीट यूनिट्स जो हैं वो कितनी बार हैं, सिंगल रिपीट यूनिट में कितने हैं, 6 बेस पेयर्स हैं, और 1 2 3 4 5 बार ये रिपीट हो रही है यूनिट। वहीं पे दूसरे केस में ये रिपीट यूनिट तो सेम है दोनों में, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट यूनिट ये यहाँ पे 8 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो ओवरऑल फ्रेगमेंट के लेंथ की बात होगी वो यहाँ छोटा मिलेगा हमको और यहाँ पे बड़ा मिलेगा। तो इस तरीके से जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे तो अलग अलग लेवल पे फ्रेगमेंट बैंड्स हमको अपीयर होंगे, तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स। SNPs हम कल बताएंगे, और इसके बाद कल देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है हम लोगों को। तो ठीक है, पेशेंटली सुनने के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड गुड नाइट ऑल।